नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार आप सोशल मीडिया न्यूज चैनल कई जगह इस व्यक्ति के बारे में सुन रहे होंगे। इस इंसान का नाम है छंगूर बाबा और इसके द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा रिलीजियस कन्वर्जन रैकेट चलाया जा रहा था। मतलब इसने अपना एक बड़ा एम्पायर क्रिएट किया जिसके बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल है। कितने करोड़ों रुपए डिटेक्ट किए गए हैं, कितने करोड़ों रुपए बाहर से आ रहे थे, मुस्लिम कंट्री से आ रहे थे ताकि भारत के अंदर धर्म परिवर्तन किया जा सके। आप देख सकते हो खबर, कन्वर्जन गैंग मास्टरमाइंड छंगूर बाबाज एम्पायर। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि हो क्या रहा था, मतलब आखिरकार एग्जैक्टली इसमें चीजें चल क्या रही थी, किस तरह से पैसा ऑफर किया जाता था हिंदू बेटियों को, महिलाओं को, ताकि वो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएं। और यहां पर इसका इंप्लीकेशन क्या है, क्योंकि हमारे सोशल फैब्रिक के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है जो भी कुछ हो रहा था, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इसको डिटेल से जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अगले साल 2026 हो 27 हो, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्टडी आईक्यू के साथ। हमारा जो फाउंडेशन बैच है उसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पूरी तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटर आपको मिलता है और सेल के दौरान आप 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ले पाएंगे। यूज करना है बस आपको कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, गाइडेंस चाहिए, तो ये फोन नंबर है, मेरी पर्सनल टीम आपको अटेंड करेगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि ये छंगूर बाबा है कौन और इसका नाम छंगूर क्यों है। देखो, इसका असली नाम अगर आप देखोगे तो ये है जलालुद्दीन और इसको करीमुल्ला शाह के नाम से भी बुलाया जाता है। ओरिजिनली अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में, आपको दिखाता हूं ये उत्तर प्रदेश का मैप और नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ, ये आप देख पा रहे हो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट। वहां पर ये क्या करता था, तावीज बेचता था, जो एमुलेट होता है ना तावीज, वो बेचता था, स्टोन सेलर था एक प्रकार से। और आगे चलकर इसने अपने आप को सूफी सेंट डिक्लेयर कर दिया, पीर डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे करके इसकी स्पिरिचुअल फॉलोइंग बढ़ती रही। आपको पता ही हमारे देश में कैसे चीजें फॉलो करती हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो सिंपली आप इस तरह के स्पिरिचुअल चीज़ों में चले जाइए। सूफी सेंट, हिंदुइज्म में अलग अलग बाबा बन जाइए। अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा किस तरह से यूपी के अंदर भगदड़ मची थी। तो इस तरह की कई घटनाएं हमें देखने को मिलती है। और इसका नाम छंगूर बाबा इसलिए था क्योंकि इसके हाथ में 6 फिंगर्स थे और यहाँ पर इसी के थ्रू जो है ये लोगों को लुभाया भी करता था कि देखो कुछ तो बात होगी, इसके हाथ में 6 फिंगर्स हैं। और यहाँ पर क्या है ना कि आगे चलकर ये उत्तर प्रदेश में ही माधवापुर में ही इसने अपना एक बहुत बड़ा मेंशन बना दिया था। मतलब एक काफ़ी बड़ा महल कह लीजिए, हवेली कह लीजिए, जिसमें बहुत सारे रूम थे। खैर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 106 करोड़ कन्वर्जन रैकेट का मामला क्या है। बेसिकली इसका मेन काम था कि लोगों को लुभाओ और रिलीजियस कन्वर्जन कराओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टारगेट किया करता था विडोज को, इसके अलावा जो गरीब रूरल महिलाएं हैं, ओबीसी और एससी कम्युनिटी से बिलोंग करती हुई जो महिलाएं हैं, उनको ये टारगेट करता था। इकोनॉमिकली वीक जो हिंदूज हैं उनको ये टारगेट करता था। और इसका मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि इमोशनल ट्रॉमा को ये एक्सप्लॉइट करता रहता था। मान लो कोई इस समय बहुत बुरे फेज से गुजर रहा है, इमोशनली काफ़ी वीक है, गरीब है, तो उसको जो है एक प्रकार से लुभाया करता था कि हम इतना पैसा देंगे, ये रिलीजन कन्वर्ट कर लो। बहुत सारी चीज़ें ऑफर किया करता था, बेटर लाइवलीहुड, शादी का दिलासा दिया करता था, जॉब्स देंगे। और इसने क्या किया था, जो तावीज़ होता है ना उसका एक ट्रिक बना लिया था। मतलब कि तावीज़ के थ्रू कहता था ये काम करेगा और यहाँ पर अपना जो डिवाइन पावर है उसके थ्रू जो है मतलब क्लेम किया करता था कि मेरे पास एक बहुत बड़ा डिवाइन पावर है और उससे मैं आपको ठीक कर दूंगा। और जो इंडिविजुअल्स थे उनको कैश इंड्यूसमेंट के थ्रू जो है कन्वर्ट किया जाता था। मतलब लुभाया जाता था कि इतना पैसा देंगे तुम कन्वर्ट हो जाओ। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे जो शॉकिंग खबर आई है एज पर यूपी एटीएस, उनका कहना है कि जो ब्राह्मण्स हैं, ठाकुर्स हैं, उनको 15 से 16 लाख मिलता था कन्वर्ट होने के लिए, मुस्लिम में कन्वर्ट होने के लिए। ओबीसी हो गए, उनको 10 से 12 लाख मिलता था। एससी एसटी और बाकी के जितने उनको 8 से 10 लाख रुपए मिलता था। मतलब यहाँ पर जो फंड है वो डायरेक्टली भी दिए जाते थे और कई जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनको भी ब्राइब दिया जाता था कि तुम पकड़ कर लेकर आओ और धर्म परिवर्तन कराओ, हम तुमको पैसा देंगे। तो बिचौलियों को भी यहाँ पर चीज़ें दी जाती थीं। और कई जो विक्टिम्स हैं उन्होंने यहाँ पर यह भी आरोप लगाया है कि बिना उनके फुल कंसेंट के इस तरह का कन्वर्जन चलता था। मतलब उनको पता भी नहीं था इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। और यहाँ पर जो पूरा नेटवर्क है उसके अंदर लोकल मौलवीज हो गए, एनजीओज हो गए, सेल्फ स्टाइल बाबाज हो गए, वो सब इसके अंदर काम करते थे। और यहाँ पर पूरी तरह से लोगों को लुभाने की और स्पेशली जो वल्नरेबल लोग हैं उनको लुभाने की कोशिश की जाती थी। अगर हम इसके एम्पायर की बात करें तो
बलरामपुर में ही अगर आप देखोगे तो एक लैविश मैंशन इसने बना रखा था। 70 से ज़्यादा रूम थे, आप देख सकते हो इस तरह का बहुत बड़ा। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फेंसिंग, सीसीटीवी सर्वेलेंस, मिनी पावर स्टेशन, हाई बाउंड्री वॉल, सब कुछ था। और सही बात यह है कि गवर्नमेंट के लैंड पर इसने इलीगल तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन कर रखा था। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन है वो यूपी के द्वारा लिया गया है और गेस्ट हाउस हो गया, इलीगल वॉल हो गया, इसको डिमोलिश किया गया अभी जस्ट 2-3 दिन पहले। और यहाँ पर जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट बताया है जो भी कुछ ये हुआ है। और यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल फ्रॉड की बात करें तो ईडी का ये कहना है कि 40 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स में, ये मैं भारत की बात कर रहा हूँ, 40 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स में जो कि छंगूर बाबा और उसके एसोसिएट से रिलेटेड है, 106 करोड़ रुपए उसमें रिसीव हुए थे फॉरेन रेमिटेंसेस के थ्रू। और ये ज़्यादातर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से आए थे। और ये जो फंड्स हैं वो बताया जाता है कि हवाला चैनल्स के थ्रू रीरूट किया गया था। अच्छा, यहाँ पर आगे चलकर जस्ट कल ही एक इसके बारे में खबर आई है, फॉरेन फंडिंग का जब ट्रेल पकड़ा गया तो इसमें पता चलता है कि टोटल जो पैसा इन्वॉल्व था इसमें करीब 500 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए तो एक्चुअल में जो ऑफिशियल बैंक चैनल्स हैं उसके थ्रू आया था और 300 करोड़ रुपए इलीगल हवाला नेटवर्क के थ्रू और नेपाल के थ्रू मेनली जो है पैसा यहां पर भारत में आता था। और कौन कौन से कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब, टर्की, वहां से पैसा जो है भारत के अंदर लाया जाता था ताकि कन्वर्जन किया जा सके। और ये जो कंट्रीज हैं बताया जाता है कि जब ये पैसा भेजते थे भारत के अंदर तो उसमें हवाला दिया जाता था कि ये रिलीजियस पर्पस के लिए है, इस्लामिक प्रोपगेशन के लिए है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो पैसा है वो इलीगल कन्वर्जन की तरफ धकेला जाता था। और इसका मोडस ऑपरेंडी मैं बताता हूं। एक्चुअली ये जो पैसा है गल्फ कंट्रीज से, बाकी के मुस्लिम कंट्रीज से, ये एक्चुअली सबसे पहले डिपॉजिट होता था नेपाल के बैंक अकाउंट में। जी हां, नेपाल के बैंक अकाउंट में सबसे पहले पैसा आता था और फिर वहां से क्या है कि पैसा भारत में लाना आसान हो जाता है। तो हवाला नेटवर्क के थ्रू, कोरियर एजेंट्स के थ्रू, फेक चैरिटीज और एनजीओज के थ्रू वहां से पैसा जो है भारत के अंदर एंटर कर जाता है। और बताया यह जा रहा है कि नेपाल में करीब 100 से ज्यादा अकाउंट्स के अंदर पैसा पहले डाला गया था और करीब 40 के करीब अकाउंट्स भारत के अंदर पकड़े गए इस पूरे रैकेट के अंदर। इनफैक्ट इसको पकड़ने में काफी टाइम भी लग गया। 2023 से 24 के बीच में बताया जाता है कि यूपी पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो उन्होंने कई सारे जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस थे उसको मॉनिटर करना स्टार्ट किया जिसको जो सस्पिशियस लग रहे थे। और यहां पर जो नाम पकड़ा गया जमालुद्दीन अलियास छंगूर बाबा, वो काफी बार रिपोर्ट में सामने आ रहा था वेस्टर्न यूपी से। फिर उसके बाद 2025 में मेजर सर्वेलेंस और बैंकिंग ऑडिट इनिशिएट किया गया। फिर एटीएस ने कंफर्म किया कि जो फॉरेन रेमिटेंस है वो यहां पर दिख रहा है, लिंक दिख रहा है, हवाला ट्रांसफर हो रहा है। और फाइनली 5 जुलाई को छंगू बारवा और उसके जो एसोसिएट थे उनको लखनऊ में अरेस्ट किया जाता है और ईडी साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और कई जो केस है पीएमएलए के अंदर, यूआपा के अंदर, वो फाइल कर दिया जाता है। और फाइनली ईडी जो है कई जगह पर रेड करना स्टार्ट करती है। एटीएस जो है वो क्या करती है, नेपाली जो अकाउंट्स है काठमांडू में और कई जगहों पर उसको ट्रैक करती है और लगातार कई सारे जो पैसे के ट्रैकिंग है वो यहां पर सामने निकल कर आता है। अच्छा, इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है, रिलीजियस इंप्लीकेशन क्या है? देखो, बीजेपी लेड जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी यूपी के अंदर हो रही थी। और कई जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है इंक्लूडिंग वीएचपी, उन्होंने डिमांड किया है कि इस तरह का क्रैकडाउन पूरे देश भर में होना चाहिए। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टीज का यह मानना है कि कहीं ना कहीं ड्यू प्रोसेस सही से फॉलो नहीं किया जा रहा है और कम्युनल टारगेटिंग हो रही है। और नेपाल की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब स्कैनर में आ गई हैं और कहीं ना कहीं भारत जो है वो कोऑपरेशन चाहेगा नेपाल के साथ ताकि इस तरह की और भी कोई चीजें सामने आती हैं तो हम उसको पकड़ सकें। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पूरा मामला है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखो, सबसे पहला है नेशनल सिक्योरिटी। जो फॉरेन फंडिंग होती है, पॉसिबिलिटी ये है कि भारत के अंदर डिस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश की जा रही है बाय रिलीजियस रेडिकलाइजेशन। और साथ ही साथ कम्युनल हार्मिंग, मतलब जो सेंसिटिव इशू बन जाता है इलेक्शन टाइम के समय और इसकी वजह से सोशल अनरेस्ट आपको कई बार देखने को मिलता है। और यहाँ पर यह दिखाता है कि भारत के अंदर अभी भी जो फॉरेन डोनेशंस हैं, ऑल्दो सरकार ने कई स्टेप लिए हैं, कई एनजीओज को बंद भी किया है और थोड़ा सा सख्ती दिखाई है कि जो फॉरेन डोनेशंस आता है वो इतने आसानी से ना आ पाए, तो कहीं ना कहीं अभी भी उसमें लूपहोल्स है, उसमें मॉनिटर करने की आवश्यकता है। और फिर इसके अलावा नेपाल, क्योंकि ओपन बॉर्डर है भारत के साथ, तो वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग काफ़ी ईजिली होती है, तो इसके ऊपर भी शायद भारत सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। देखते हैं अब यहां पर होता क्या है। बट आई होप कि ये जो पूरी खबर आई थी यूपी से, उसके पीछे का बैकग्राउंड सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, भारत में कौन सा पहला राज्य था जिसने
एंटी कन्वर्जन लॉ को लागू किया था? ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस समय सेल चल रहा है और सबसे खास बात यह है सेल में कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ तो बैच मिलेगा, लेकिन 6 महीना की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी और साथ ही साथ 7 डे रिफंड पॉलिसी, मतलब 7 दिन में अगर आप ये बैच वापस करना चाहते हो, रिफंड लेना चाहते हो, इजिली आप ले पाओगे। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, मेरी पर्सनल टीम आपको अटेंड करेगी, इस पे कॉल करिए। थैंक यू। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लास टाइमिंग 6 बजे की है। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो UPSC 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लास टाइमिंग 6 बजे की है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400232293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल।